स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का सिलेबस जो है वो निर्देशांक ज्यामिति को एक और वीडियो के माध्यम से हम आपको निर्देशांक ज्यामिति समझाना चाहेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो मुझे पढ़ना होता है वो होता है तल। हम पढ़ते हैं समतल में दो चीजें होती हैं। अगर इसे देखी जाए तो इसे कहते हैं खड़ी रेखा और इसे कहते हैं पड़ी रेखा, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल लाइन। इस पे दो अक्ष होते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा वो इधर होता है एक्स अक्ष, या इसे प्लस वाला दिशा बोलते हैं। इसे जो एक्स का मान होगा इस साइड वो प्लस होता है, और ये जो होता है वो वाई होता है, वाई अक्ष, और ये जो होता है वो एक्स अक्ष होता है। ऐसे इसे एक्स डैश बोलते हैं और इसे वाई डैश बोलते हैं। इधर जो होता है वो एक्स के मान पॉजिटिव होते हैं और इधर जो होता है वो वाई के मान पॉजिटिव होते हैं। नीचे अगर आएंगे तो वाई के मान नेगेटिव होंगे और ऊपर जाएंगे तो वाई के मान पॉजिटिव होंगे। इस साइड आएंगे तो एक्स का मान नेगेटिव होगा, इस साइड जाएंगे तो एक्स अक्ष का मान जो एक्स अक्ष पे होगा वो पॉजिटिव होगा। सबसे जो इसमें जहां पर दोनों लाइन होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसे प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये जो होता है मूल बिंदु कहलाता है, इसे मूल बिंदु भी कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। कारण क्या है? क्योंकि हम जो ज्यामिति में पढ़ेंगे निर्देशांक को हमेशा जो निर्देशांक होता है वो हमेशा निर्देशांक x, y के रूप का होता है, और x को कहते हैं भुज। इसे मैं दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं, इसे भुज कहते हैं और y वाले को कहते हैं कोटि। इसे भुज कहते हैं और इसे कोट कहते हैं। अब हमेशा x, y के रूप का होता है, तो जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 क्यों होते हैं? इसका कारण होता है यहाँ पे जो बिंदु होती है वो x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, और हम जानते हैं कि निर्देशांक जो होता है वो x, y के रूप का होता है। इसलिए जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 का मान 0 होते हैं। अब सबसे पहली बात देखी जाए तो भुजाक्ष क्या होता है और कोटाक्ष क्या होता है। भुजाक्ष का मतलब क्या है कि वो बिंदु जो होगी जिसे भुजाक्ष कहते हैं, भुजाक्ष, और दूसरा होता है कोटाक्ष। कोटाक्ष होता है, कोटाक्ष जिसे कहते हैं। भुजाक्ष और कोटाक्ष का मतलब क्या होता है? भुजाक्ष का मतलब कोई भी बिंदु जो होगा वो x अक्ष पर स्थित होगी, अर्थात जो उसका कोट होगा वो 0 होगा, और भुजाक्ष और कोटाक्ष का मतलब होता है कोई बिंदु कोटि वाले लाइन पे स्थित होगी, अर्थात उसका जो होगा वो भुज का होगा 0 होगा। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कि इसमें चतुर्थांश होते हैं। तो चतुर्थांश को समझाने के तरीके अब नेक्स्ट अभी आपको दिखा रहा हूं कि चतुर्थांश को कैसे समझाया जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं। इरेज करने के लिए केवल इनको बीच से हटा देंगे, उसके बाद हम आपको चतुर्थांश को समझाएंगे। चतुर्थांश क्या होता है? इसके अंदर 4 चतुर्थांश बनते हैं। 4 चतुर्थांश बनेंगे। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है। 4 चतुर्थांश बनेंगे। पहला बनता है, इसे फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, और इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या होता है? पहले चतुर्थांश में जो भुजाक्ष होता है यानी भुज होता है और कोट जो होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अर्थात अगर कोई
फर्स्ट में, जैसे उदाहरण के लिए मैं 3,4 कह दूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 3,4 आपको बता सकता हूं कि जो होगा, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव साइन किसमें होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में जो होगा वो माइनस कामा प्लस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा निर्देशांक जो होता है x कामा y के रूप का होता है और x का जो मान इस साइड होगा वो पहले नेगेटिव होगा, फिर y जो होगा इस साइड वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसे माइनस कामा प्लस कहते हैं। तीसरे चतुर्थांश में आए तो तीसरे चतुर्थांश में y का मान अगर देखा जाए तो नेगेटिव होगा, लेकिन और इधर x का मान भी नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश होगा। इसका उदाहरण अगर लेना चाहें तो -3,4 कह ले। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ 3,3, यहाँ -3,4 और यहाँ जो होगा वो एग्जांपल के लिए -3,-4, अर्थात जो कोट होगा और भुज होगा दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। इसके बाद इसमें आएंगे तो x अक्ष भी पॉजिटिव है और y अक्ष क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात इसमें जो होगा वो प्लस कामा माइनस के रूप का होगा। अर्थात इसमें अगर देखें तो 3,-4 इस रूप का होगा। ये आपके 4 चतुर्थांश हो गए, मूल बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 जो होगा उसको एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद आपको जस्ट अगले इसको इरेज करने के बाद अगले स्लाइड पे आपको बताएंगे। तो 3.1 को देखिए कैसे से आपको समझाया जाता है। ओके, अब अगला एक्सरसाइज आपके बीच में है, तो देखिए एक्सरसाइज के प्रश्न जो हैं वो 3.2 को एक्सरसाइज पहले 3.1 में जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको आप अपने मन से कर सकते हैं या अपने मन से बता सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो 3.2 के हैं, उनको लेकर आज आपके सामने इसको सॉल्व करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बात और है, जो ये सिलेबस चल रहा है वो राजीव प्रकाशन की क्लास 9 की बुक से जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसी से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो आप जानते हैं कि ये हमारा कार्तीय तल है, ऐसा कुछ हुआ करता था और इनके जो नाम हुआ करते थे इन्हें कहते थे y अक्ष और इसे कहते थे x अक्ष। तो अगर पूछेगा कि रेखाओं के क्या नाम है तो y अक्ष और x अक्ष या x अक्ष और y अक्ष, बात दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है, इसी में इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। भाई कितने भाग बने थे, अगर हम जब पहले इन तल को बनाए थे तो नंबर फर्स्ट बना था, सेकंड बना था, थर्ड बना था और फोर्थ बना था। तो इनकी क्या नाम रहा करते थे, इन्हें हम कहते थे चतुर्थांश। चतुर्थांश जिसे इन्हें हम चतुर्थांश कहते थे, चतुर्थांश जो हो जाएंगे चतुर्थांश हो जाएंगे। चतुर्थांश इन्हें क्या करते थे। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो बिंदु दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का क्या नाम है भाई, जहां पे ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, अर्थात इसे हमने आपको क्या बताया था, इसका नाम हमने आपको बताया था कि इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब ये आपके पहले क्वेश्चन में 3 प्रश्न थे, तीनों को मैंने आपके सामने हल कर दिया। पहले का आंसर है x अक्ष y अक्ष, दूसरे का है 4 चतुर्थांश बनते हैं और तीसरे का है जहां पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं वो मूल बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन 3.2 का है, उसमें है चित्र देखकर निम्न को लिखिए। जो चित्र बना हुआ है ये आपके सामने चित्र है और इसी चित्र को देखकर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है b के निर्देशांक। तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप यहां से देख सकते हैं b एक पॉइंट है और x कामा y के रूप में लिखना है। तो x पे -5 है और y पे 2 है, तो ये हो जाएगा
यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा -5, 2 हो जाएगा। उसके बाद जैसे सी के निर्देशांक में देखेंगे तो सी बिंदु कहाँ पर है, ये रहा हमारा सी बिंदु, और सी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का 5 और y का -5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, -5। उसके बाद अगला कह रहा है निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाने गए बिंदु, तो निर्देशांक -3, 5, तो -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बिंदु हो जाएगी ई। उसके बाद क्या कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी भुज उसका क्या है 2 है और कोण क्या है -4, यानी x अक्ष में प्लस वाले में, और ये जो हो जाएगा -4 जो है ये y अक्ष का मान है, तो इसमें कहीं होगा। तो देखेंगे 2, -4 ये वाला बिंदु है, अर्थात इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी बिंदु। उसके बाद डी का भुज, डी बिंदु पहले हम ढूंढेंगे, तो डी बिंदु हमको यहाँ नजर आ रहा है, और इसका भुज का मतलब केवल x अक्ष का मान यानी 6 हो जाएगा। इसका उत्तर हम 6 लिखेंगे। और h की कोटि, h बिंदु ढूंढेंगे, h यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, और इसकी कोटि जो हो जाएगी यानी y अक्ष का मान यानी -3 हो जाएगा, तो इसका -3 मान लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है बिंदु L के निर्देशांक, तो L के निर्देशांक ये यहाँ पर है, तो इसका मान हो जाएगा 5, यानी निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो हमेशा x, y में होता है, y पे ये बिंदु स्थित है यानी x पे 0 है, तो 0, 5 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा L का। और बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ पे है, ये है हमारा, तो -3, 0 हो जाएगा, -3, 0। क्यों, क्योंकि x, y के रूप में लिखते हैं, ये बिंदु केवल M पे स्थित है यानी x अक्ष पे स्थित है, y का मान 0 है, अतः ये सब सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हल हो गए होंगे। अब आपको अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 3, 4 और 5 आपके बीच ये है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 6, 4 की x अक्ष से लंबित दूरी, आप हमेशा याद रखिएगा ये हमने आपको बताया y अक्ष और ये x अक्ष। पूछ रहा है कि बिंदु 6, 4 की x अक्ष से लंबित दूरी, तो x अक्ष पे मान लीजिए कहीं ना कहीं ये जो होगा कहीं यहाँ पर x अक्ष से लंबित दूरी पूछा है, यानी y का कभी भी आपसे 6, 4 या कोई भी बिंदु दे करके निर्देशांक और x अक्ष से लंबित दूरी पूछे तो y का निर्देशांक जो हो जाएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। y का निर्देशांक यानी y पे जो दूरी है, y पे दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 इकाई। अगर x अक्ष का पूछेगा तो 4 y वाला हो जाएगा, और अगर वही पूछता कि y अक्ष से लंबित दूरी तो x वाला हो जाता, यानी ये x का पूछेगा तो y का पूछेगा तो x का, तो हमसे x का पूछा था इसलिए y का मान जो हो गया वो 4 इकाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु 3, 0 और 0, 4 किस अक्ष पे स्थित होंगे। 3, 0 ये इसका भुज है और ये कोटि है, यानी भुज जो है उसका कुछ ना कुछ मान है और कोटि का 0 है, यानी ये भुज यानी ये जो होगा वो कहीं ना कहीं x अक्ष पे स्थित होगा। मान लीजिए ये 3 यूनिट की दूरी है, 1, 2 और ये 3, तो ये जो होगा वो x अक्ष पर होगा, यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा वो x अक्ष हो जाएगा। और यही y का मान दिया है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो y अक्ष पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x वाला 0 है तो वो x पे कोई दूरी नहीं तय करेगा, लेकिन y पे तय करेगा, इसलिए ये जो बिंदु होगा 0, 4 वो y अक्ष पे होगा, 3, 0 जो होगा वो x अक्ष पे होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर, ये दो बिंदु के निर्देशांक, बिंदु पहला दे दिया है a वाला 3, 4 और दूसरा बिंदु b दे दिया है -2, 6 है, तब बिंदु a का भुज माइनस बिंदु b का भुज का मान निकालना है। तो बिंदु a का भुज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बिंदु b का भुज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब बिंदु a का भुज का मान क्या है, 3, ये माइनस लगा है तो ये माइनस लगा देंगे, और फिर बोल रहा है बिंदु b का भुज, बिंदु b का भुज का मतलब -2 है, इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे
तो ये 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब अगर x अक्ष और y अक्ष बनाएं तो इस पे -4 इकाई पर कहां पर, मूल बिंदु से x अक्ष पर, तो मूल बिंदु से x अक्ष बोला है तो ये वाली लाइन हो जाएगी। अब उसमें भी बोला है -4, तो -4 कहीं ना कहीं किस तरफ पड़ेगा, यानी इधर बनाना होगा हमें, तो -1 -2 -3 -4 कहीं यहाँ आके बनेगा। तो इस बिंदु पर अगर कोई बिंदु ये P है, P यहाँ पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक हमको बताने हैं। निर्देशांक जो होता है वो हमेशा भुज कामा कोट के रूप का होता है। अब यहाँ ये जो है वो 0 है, तो इससे अगर ये बिंदु P पर ही स्थित है, यहाँ 4 पे स्थित है, तो इस पे स्थित है, यानी y का मान हमेशा 0 रहेगा। तो उसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा, भुज का मान कितना है -4 और कोट क्या है 0 है, इसको -4 कह देंगे, -4 0 जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक जो हो जाएंगे -4, 0, इसका उत्तर हो जाएगा -4, 0। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7वां, यदि दो क्रमिक योग x -3, -6 तथा 4, x -y बराबर हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो भुज को भुज के बराबर कर देंगे और कोटि को कोटि के बराबर कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो भुज क्या है, यहाँ का भुज इसके भुज के बराबर है, तो यानी x -3 बराबर जो है वो 4 के है, और इधर लिख लेंगे भुज भुज के बराबर होगा, भुज के बराबर होगा, और कोटि कोटि के बराबर होगा, कोटि कोटि के बराबर होगा, बराबर। इसको कर लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। तो कोटि यहाँ क्या है -6 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x -y के। यहाँ दो अज्ञात राशि हैं x -y, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पहले x को यहाँ निकाल लेंगे, फिर x का मान ले जा करके उसमें रख देंगे और मान पता चल जाएगा। तो x -3 बराबर 4, तो x बराबर जो हो जाएगा ये 4 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा जो वो आ जाएगा 7। अब x का मान ला करके यहाँ रख देंगे, तो देखिए -6 बराबर 7 माइनस y का मान कितना है, y का मान इसको निकालना है, तो इसको उस साइड भेज देंगे, -7 को -6 -7 बराबर -y, और -7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 -13 हो जाएगा बराबर -y के। माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे और y बराबर आ जाएगा 13। तो हमसे क्या पूछा था, बराबर हो तो x तथा y के मान, तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 आपका, और y का जो मान हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड में। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न चित्र में L और M, L तो है आपका ये है, और LM एक रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष हो गया और इसी के समांतर L और M एक रेखा है तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है। यहां से ये दूरी जो है वो 3 मात्रक की है, 3 यूनिट की है। कुछ प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर हमको देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बिंदु P, Q और R के निर्देशांक क्या हैं? तो P यहां पर है, Q यहां पर है और R यहां है, इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो अगर P के निर्देशांक, P के या यही लिख देते हैं इसी में,
P के निर्देशांक हो जाएंगे और यहाँ Q के निर्देशांक लिख दूंगा और यहाँ R के निर्देशांक लिख दूंगा। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? P के तो P यहाँ पर भुज कामा कोट के रूप का होता है, तो भुज कितना है ये अगर देखा जाए तो 3 है और कोट कितना है 2 है। तो P का निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कामा 2, तो 3 यहाँ लिख देंगे और कामा 2 यहाँ हो जाएगा। Q का निर्देशांक देखें तो Q यहाँ है और Q -1 के सामने है, तो यानी हो जाएगा 3 कामा -1 और R का अगर देखें तो R क्या हो जाएगा 3, यानी x अक्ष पे कितना दूरी है 3 और y पे कितना है 0, तो 3 कामा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा जो वो 8वें के पहले का आंसर हो जाएगा। P के निर्देशांक 3 कामा 2, Q के निर्देशांक 3 कामा -1 और R के निर्देशांक 3 कामा 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु L और M के भुजों में अंतर। भुज मतलब y अक्ष की दूरी और नीचे भी y अक्ष की दूरी, तो L का भुज कितना हो जाएगा? आप अगर देखेंगे तो L का भुज कितना है भाई, यहाँ भी -3 -4 तक है टोटल L का भुज, ये +4 हो जाएगा L का, और M का जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। दोनों का जब अंतर करेंगे यानी अंतर देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, यानी -4 और +4 मिलके क्या हो जाएंगे 0। अतः 8 नंबर के दूसरे क्वेश्चन में बिंदु L और M के भुजों में अंतर क्या हो जाएगा 0 का अंतर हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होंगे। इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनमें पूछा गया है कि जो ये बिंदु हैं वो किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, या कोई बिंदु ऐसा होगा जो किसी अक्ष पर स्थित होगा तो वो किस अक्ष पर स्थित होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो अब पहला कह रहा है, उससे पहले हम x अक्ष और y अक्ष दो चीजें बना लेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था पहला चतुर्थांश, इसको मैंने बताया था आपको दूसरा चतुर्थांश, इसका नाम मैंने आपको दिया था तीसरा चतुर्थांश और इसका नाम मैंने आपको दिया था चौथा चतुर्थांश। दूसरी बात, ये आपके उंगलियों पे चलना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि चतुर्थांश कितने होते हैं 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद दूसरी बात याद करने वाली बात है प्लस प्लस, दोनों इसमें प्लस होंगे, यानी भुज का भी मान प्लस होगा और कोटि का भी मान प्लस होगा। दूसरे में माइनस प्लस, यानी भुज का मान माइनस होगा, कोटि का मान प्लस होगा। तीसरा बोले तो ये माइनस कामा माइनस, यानी भुज और कोटि दोनों माइनस में होंगे। और चौथा क्या कहता था कि प्लस कामा माइनस, अगर ऐसा है यानी भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है तो ये जो होगा वो चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसी से रिलेटेड सवाल लगा लीजिए, अगर भुज 0 होगा तो x अक्ष पर स्थित होगा, भुज अगर 0 होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा, और अगर कोटि 0 होगा तो वो x अक्ष पर स्थित होगा। इस चीज को याद रखेंगे आप। अब पहला कह रहा है -3 कामा 5, आप डिजिट ही भूल जाइए, केवल याद रखिए कि माइनस कामा प्लस कहां पर है, ये है, तो इसका जो चतुर्थांश हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। माइनस कामा प्लस, ये माइनस कामा प्लस। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है 4 कामा -1, यानी प्लस कामा माइनस, ये चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला देखिए 2 कामा 0, यानी इसका कोटि जो है वो 0 है, तो अगर इसका कोटि 0 है तो ये x अक्ष पे स्थित होगा। कोटि 0 का मतलब है y अक्ष पे कोई दूरी नहीं चली गई है, तो यानी x अक्ष पे वो बिंदु होगी। उसके बाद कह रहा है 2 कामा 2, दोनों पॉजिटिव हों तो ये पहले चतुर्थांश में ही स्थित होगा, यानी यही हो जाएगा। अगला कह रहा है -3 कामा -6, अगर दोनों माइनस हो तो वो तृतीय चतुर्थांश
चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। और तो आशा है कि ये आपको नवा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लगे कि आपके यूजफुल का है, लाभदायक है, तो इसको अपने दोस्तों, अपने हित मित्र के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।